करें। आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की नोमेनक्लेचर की? यस कुछ है जिस पर तुमने मेरे से बात करनी है? यस यस ये क्वेश्चन देखो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन द एपिक नेम्स एंड कॉम्प्लेक्सेस? तुम्हें क्या लगता है? हेक्सा, म्यू एसिटेटो, म्यू फोर ऑक्साइडो टेट्रा बेरिलियम 2। सारे ऑब्जर्व कर लेना। म्यू अमीडो। ये तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तुम अपने वाले क्वेश्चन पूछो पहले, फिर इस पर आ जाएंगे। पूछोगे कैसे वैसे तुम लोग? सर व्हाट्सएप पे भेजा जाता शेती शेती करो फिर। चलो एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं कि मेरे पास 4 कॉपर आपस में कनेक्टेड थे। उन 4 कॉपर पे ट्राइफेनल फोस्फीन है। उन चारों कॉपर एक ऑक्सीजन से सेंटर में जुड़े हुए हैं। हर एक कॉपर के बीच में क्लोरीन का ब्रिज है, इसलिए मैंने हेक्सा म्यू क्लोराइडो बोला। म्यू फोर इसलिए बोला क्योंकि एक ही ऑक्सीजन था और 4 कॉपर से जुड़ा हुआ था। म्यू फोर ऑक्साइडो बोला। टेट्रा किस इसलिए बोला क्योंकि ट्राइफेनल फोस्फीन में खुद में टेट्रा नाम है, सॉरी ट्राई नाम है। तो इसीलिए मुझे एक एक्स्ट्रा वाला जो सजेस्टेड बाय आईपैक है, बिस ट्रिस टेट्रा किस, वो यूज करना पड़ा। और 4 कॉपर थे, टेट्रा कॉपर लिखा। और जो तुम्हारे पास 4 कॉपर पे +8 -8 +8 से बैलेंस होएगा, तो हर एक कॉपर को +2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसका नेम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलो जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आप लास्ट 3 डेज की स्लाइड्स दिखा दोगे लास्ट में प्लीज? हाँ हाँ, लास्ट 3 डेज में हमने कल से शुरू किया। पॉलीमर था ना वो, तो पॉलीमर तो मैं भेज ही रहा हूँ बच्चों को। वंशिका को मैंने पॉलीमर भेजा नहीं? सर एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं कल ही डिस्चार्ज होके घर आई हूँ। क्या हो गया? सर वो मेरे टाइफाइड और डेंगू था इसलिए। ओहो, ये अब कोरोना गया तो डेंगू ने छा लिया, ये कितना गड़बड़ मामला है। मैं पॉलीमर भेज दूंगा तुम्हें। और ओके सर। मेरे ख्याल में तुम, मेरे पास नाम होएगा तुम्हारा और नंबर भी होएगा, नहीं तो एक बार हेलो लिख देना, मैं भेज दूंगा। ओके सर, लास्ट डेज में आपने सिर्फ पॉलीमर ही कराया सर? पॉलीमर कराया और इसका नोमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया था, सॉरी कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैं हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम ना। ओके बस सर। तुम पढ़ते रहना। हाँ जी, इसका नाम चाहिए बच्चे। इसका नाम तो तुम मेरे ख्याल में अंशिका इस पे फंसी होगी। सर किस मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको अकेला टेट्रा के साथ लिखूं या टेट्रा किस लिखूं। टेट्रा किसी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये खुद ऑर्गेनिक है। मेरी बात सुनो ना, तुम इसको मान लो ऐसे लिख रही हो, टेट्रा। मान लो किस नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो टेट्रा, टेट्रा मिथेनामाइन, या टेट्रा मिथाइलमाइन, या टेट्रा अमाइनो मिथे। तो टेट्रा वर्ड ना मिक्स होकर ऐसे लगेगा जैसे मिथाइल 4 है। तो यस। हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए टेट्रा किस यूज करना पड़ेगा। उसने ऑप्शंस के अंदर मुझे डाई साइनाइडो, ठीक है, डाई साइनाइडो फिर ठीक है, डाई साइनाइडो फिर ठीक है, टेट्रा मिथाइल लिखा था, जबकि इसने डिफरेंशिएट इसी बेसिस पे किया। यू शुड यूज अ टेट्रा किस, यस। ठीक है ना। तो डाई साइनाइडो टेट्रा किस मिथाइलमाइन कोबाल्ट 3 बिल्कुल ठीक है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, मेरे ख्याल में यस। सेकंड नेम इसका करेक्ट हो जाएगा। यस। बस दो ही थे? यस। और किसी बंदे ने भेजे हैं क्या? हरमिलन ने भेजे? हरमिलन ने मेरे को भेजा सीओ अमोनिया 5 ONO। देखो ONO हरमिलन इसने लिख दिया ना, तो इसको देख के साफ पता चल रहा है ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो अब मैं इसका जो नेम लिखूंगा, हम अंशिका से करवा लेते हैं नेम इसका। अंशिका नेम बोलना। ये तो भाग गई। पेंटा अमाइन। हम्म। कोबाल्ट। ओए, नाइट्राइटर कौन बोलेगा अवनीत? नाइट्राइटो। नाइट, कोबाल्ट। रुक तो सही लड़की। नाइट्राइटो ओ, ओ। ओ नहीं ओ, ओह ओ। नहीं ओ, ओ। नाइट्राइटो ओ। क्लियर हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये बच्चे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास हो रहा है 3। 3। और लास्ट में आयन जरूर लिखना, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि आयन है। हरमिलन को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है तो मैं तैयार हूं। सर ये ओ क्यों ऐसे?
वो इसलिए ना, कल बताया था अगर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो उसकी लिंकिंग देखनी पड़ती है, लिंक कौन कर रहा है। अगर कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, गिन चुन के चार ही तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है तुम्हारे पास 12वीं लेवल पे। नाइट्राइट, नाइट्रो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायो साइनेट और आइसोथायोसाइनेट। तो हमने चारों का एक ही नाम फिक्स कर दिया। साइनाइड को भी साइनाइडो बोलना शुरू कर दिया और आइसोसाइनाइड को भी साइनाइडो बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब सी लिंक्ड था तो उसको सी बोल दिया, और जब नाइट्रोजन लिंक्ड है तो उसके आगे ब्रैकेट में एन लिख दिया। नाम एक ही कर दिया एपेक वालों ने। बस जो लिंकिंग कर रहा है, लिंचिंग नहीं, लिंकिंग कर रहा है, जो लिंकिंग कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, वो ब्रैकेट में लिख दोगे आप। चलो, जपनूर ने भेजने के बाद डिलीट कर दिया, क्यों कर दिया मुझे नहीं पता। सर वो फोटो क्लियर नहीं थी, तुमने दोबारा से सेल्फी तो नहीं भेज दी तुमने कहीं है? नो सर। तो उसका नाम मैं क्या रखता पता है तुम्हें, तुम अगर सेल्फी भेजती तो? यदि पता नहीं तो जपनूर ही रखता है ना, सेल्फी भेजती तो, और क्या रखता उसका नाम है? हाँ भाई, अंशिका क्या सोचती हो इसके बारे में? ये पुत्र जी ट्राइफिनाइल, सॉरी, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, तो आगे इसके बिस लगा देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, साइक्लो लगा देना, पेंटा लगा देना, डाई नाइल लगा देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, आयरन। ठीक है जी, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इसका, कहानी खत्म। इसका एक नाम बड़ा फेमस है, बाद में आएगा जब हम चैप्टर एंडिंग कर रहे होंगे एक दो दिन के अंदर, फेरोसिन। ठीक है। और यस वैसे इसके नाम के साथ ना एक बहुत अच्छी बात तुम लिख सकती थी अगर चाहो तो, पता है क्या, उसको हम हेप्टोसिटी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जितने भी स्ट्रक्चर है ना, जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो पता है क्या होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर्स है ना, ये जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है ये साइक्लो, तो इसके आगे ना ईटा 5 लिखना पड़ता है हमें, ईटा 5। हो सकता है जब तुमने इसके चार ऑप्शन देखे हो, अगर ऑब्जेक्टिव रहा होगा तो आगे ईटा 5 जरूर लिखा होगा उसने, ईटा 5। ये लैटिन सिंबल है, इसको बोलते हैं ईटा। तो जितने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन है, जितने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन है, उसको ईटा पे पावर बना के लिखना होता है। तो हम लिखते हैं ईटा 5, तो ऊपर में लिखना था इसको ईटा 5 साइक्लोपेंटा, ईटा 5 यहां लिख देना, ईटा 5 बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन 2। बोलो जी। यस और किसी ने मेरे को कुछ भेजा ही नहीं, तो सब शांत है मतलब है। फोन डेड है। क्या हो गया, फोन डेड हो गया? यस सर। कल भेज देता, मतलब यार डेड ही हो गया, मतलब मर ही गया फोन, उसको मतलब दफना ही दिया। सर बैटरी। हाँ तो अभी 1 डेढ़ घंटे से हुई होगी कि मतलब हो ही गया था, मतलब उसके सांस ही निकली, सर कोरोना हो गया उसको। सर उठाया ही नहीं उसके बाद। अच्छा, इसको चेक कर लो जल्दी से, मैंने तुम्हें 3 मिनट दिए, सारे नाम मैंने सामने लिखे हुए। तुम्हें लग रहा है कहीं दिक्कत है तो मुझसे बात करो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो जपनूर का क्वेश्चन था कि हरमिलन हरमिलन का क्वेश्चन था ना, भी आपने एन क्यों लिखा या ओ क्यों लिखा, तो उसका जवाब लास्ट वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। टेट्रा थायोसाइनेटो नाम ही फिक्स कर दिया, चाहे एन जुड़े चाहे नाम ही फिक्स कर दिया थायोसाइनेटो, लेकिन एन लिंक्ड था तो एन लिख दिया उसने, थायोसाइनेटो एन। अगर मान लो इसकी जगह हरमिलन ये सीएनएस होता, सीएनएस, तो तुम पता क्या कर देती, टेट्रा थायोसाइनेटो। क्लियर। अब जब एन लिंकिंग ना करके कौन लिंकिंग कर रहा हो, सल्फर, तो सल्फर लिख देती है आप। नाम सेम ही कर दिया इन्होंने, एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम सेम कर दिए। साइनाइडो साइनाइडो दोनों का नाम है, सीएन का भी एनसी का भी, लेकिन लिंक कार्बन कर रहा हो तो सी लिख देना, और एन लिंक कर रहा हो तो एन लिख देना। इन सब की रिपोर्टिंग करो भी, समझ में आगे सारे। यस यस श्योर है? यस
जैसे स्ट्रक्चर है बच्चे, देखना इसको। अगर मान लो इसकी नेमिंग देनी हो हम लोगों को ना, तो ये म्यू है, ये भी म्यू है, तो अब इसमें क्या लिख देंगे जी, म्यू AMIDO अमीडो। म्यू वो चेक करने से पता चलेगा कि ये ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। अभी पता ही नहीं हमें क्या है ये, इतना तो कंफर्म है ऑक्साइड तो नहीं है, या तो पर है सुपर है, पर है सुपर है, ठीक है। चलो वो देख के पता चलेगा। अब इसको लिखा जी म्यू अमीडो। अगर ये सुपर ऑक्साइड है, थोड़ी देर में पता लगा लेंगे, या पेरोक्साइड है, तो वैसा ही नाम यूज कर लेना, म्यू पेरोक्साइडो या सुपर ऑक्साइडो, जो भी होगा, ठीक हो गया। उसके बाद दोनों साइड में अलग अलग स्ट्रक्चर है, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, तो कोई पंगा नहीं है। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोगों को। इसका 0 0 होता है, इसका 0 0 होता है, ये -2 है, ये -2 है, ये -1 है, और अब -2 -2 -1, और कोबाल्ट की एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की +3। कोबाल्ट की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है कोबाल्ट का +3, डी ब्लॉक में भी पता चलेगा। तो सोचो इस पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, -1। कई बार ऐसे उल्टा जाके भी सोचना पड़ेगा ना। चलो अब वापस बोलता हूं इसका नाम, म्यू AMIDO म्यू अमीडो, देन म्यू सुपर ऑक्साइडो, देन टेट्रामाइन कोबाल्ट 3, देन फिर स्टार्ट कर दिया डाई अमाइन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3, और एंड में लिख देना क्लोराइड। ये पूरा परफेक्ट एपिक नेम हो जाएगा। Yes, sir. पता चला तो अच्छी बात। यस लो जी, अब इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सिस ट्रांस हो गया, पता है आपको? ये दोनों एक तरफ हो गए। अगर यहीं इसको ही चेंज कर देता ना, तो ट्रांसफॉर्म निकलाती इसकी। जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा उसको चेक करना। पहले वाले का ऑपोजिट, क्लोरो क्लोरो पीडी पीडी क्लोरो ट्राइफिनाइल फोस्फीन, देन क्लोरो ट्राइफिनाइल फोस्फीन। बोलो जी। Yes, sir. अब इसके अंदर होएगा क्या, इसको ट्रांस बोल देना, और फिर तुम्हारा वही टोन शुरू हो जाएगा, म्यू म्यू डाई क्लोराइडो। और कितने आपके पास ट्राइफेनल फोस्फीन है, 2 है, तो बिस ट्राइफेनल फोस्फीन, बिस ट्राइफेनल फोस्फीन। टी आ गया, उसको बाद में लिखना, उससे पहले लिख देना डाई क्लोराइडो, सीक्वेंस ऐसे ना। एंड देन बाद में क्या लिख दोगे, डाई पैलेडियम। ऑक्सीडेशन नंबर आप ही बता दो तो अच्छा है, बता दो यार। कितने क्लोरीन है क्लोराइड के फॉर्म में? 4। 4। 1 2 3 4, यस और हर एक पे 2 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। डाई पैलेडियम 2। वैसे सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखेंगे। अभी अंशिता ने पूछा था, वो तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था काफी सारा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से 4 ऑप्शन देख के करोगे ना, तो फंसोगे नहीं कहीं भी। तो क्या हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें? यस Yes. क्यों भी, या फिर बॉन्डिंग स्टार्ट करें? वैसे फायदा मेरे अकॉर्डिंगली बॉन्डिंग से मिल जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग करने के बाद ना फिर तुम्हारी बुक के आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। लेकिन अब सीक्वेंस चल ही रही है आज की, अभी हमारे पास 2 क्लासें हैं, 5:10 तक 15 मिनट तक तो एक ये वाली है, 5:30 से 6:35 है, तो फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेते हैं, सीक्वेंस नहीं ब्रेक होगी ना। सुनो भाई, तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रही है, और ये करेक्टर किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो सुनो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बच्चों को पता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो
तो आपके पास जो आइसोमेरिज्म निकलती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक है आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, दूसरी आपके पास है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक है आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोड बन गया HIC, हाइड्रेट आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन। अगली आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, अगली आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। हाइड्रेट आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। देन आपके पास है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जो एक रियल आइसोमेरिज्म नहीं है तो स्टार लगा दो। इसमें ना एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं। और फिर आपके पास है लिंकेज, और लास्ट में आपके पास है लीगेंड आइसोमेरिज्म। जो आपके सिनॉप्सिस में लिखा है उसे ज्यादा बताया मैंने, टोटल 7 बताए हैं 3-4 बुक्स को पढ़ के। ठीक है जी। हाइड्रेट आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, पॉलीमराइजेशन, लिंकेज एंड लीगेंड। और उधर जो आइसोमेरिज्म आपके पास आएगी उसको बोलोगे 3D या स्टीरियो, जिसके ऑलरेडी तुम लोग एक्सपर्ट हो, इस साल तुमने 4-5 दिन लगा के पढ़ाई है। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होएगा ज्योमेट्रिकल और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल। ठीक है भाई। आइसोमेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है तो 7 टाइप की आइसोमेरिज्म आपके पास निकल के आएगी। हाइड्रेट, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, पॉलीमराइजेशन, लिंकेज, लीगेंड, लिंकेज एंड लीगेंड। उसके बाद 3D और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, 3D और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आपके पास एक ज्योमेट्रिकल आएगी, दूसरी ऑप्टिकल आएगी। तो काम स्टार्ट करें जी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म से। ये लो जी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या? वेरी सिंपल। जब आपके पास किसी भी 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, किन्हीं भी 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल 2 तरीके से काम कर रहा हो, क्रिस्टलाइन वाटर एज वेल एज क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर एज वेल एज लीगेंड, क्रिस्टलाइन वाटर एज वेल एज लीगेंड, क्रिस्टलाइन वाटर एज वेल एज लीगेंड, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या हुआ जी? solvent isomer differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as free solvent molecule। तो मैंने बड़ा इजी वर्ड्स डाल दिया आपके लिए। क्या? 2 or more coordination complexes in which the water molecule can works as either crystalline water or the ligand in the 2 or more coordination complexes। 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पड़े हो, उनके अंदर अगर पानी का मॉलिक्यूल या तो क्रिस्टलाइन वाटर है या फिर वो लीगेंड है। कहते जी एग्जांपल से समझाओ, मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ। एक जनरल फॉर्मूला लिख के दे दिया, COCl3 डॉट वाटर। कहते जी इसके आइसोमर बनाओ और उसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करो। मैंने कहा जी कर देते हैं। पहला फॉर्मूला बनने जा रहा है CO वाटर होल 6 Cl3। ठीक है जी। CO वाटर होल 5 Cl2 डॉट वाटर। तीसरा CO H2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2 वाटर। CO H2O होल 3 Cl3 डॉट 3 वाटर। आपने इसमें चाल समझी, स्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे हैं, प्रोसेस समझा,
तरीका समझा, फिनोमिनन समझा हम क्या कर रहे हैं? क्या समझे भाई? तुम यार साल भरी कमाल के रहे ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या समझे? इतनी देर में 11वीं वालों से पूछ रहा होता तो 80 बच्चे बोल रहे थे एक साथ। रोकना पड़ता है उनको, रुको जरा रुको जरा। और तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम है कि तुम्हें बुलाना पड़ता है धक्के से। वाटर का आइसोमेरिज्म कर दो। वाटर मॉलिक्यूल को दो तरीके से काम कराया अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर। पहले मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे वो लिगेंड है, अगले में 5 लिगेंड है, अगले में 4 लिगेंड है, उससे अगले में 3 लिगेंड है। इससे ज्यादा लिगेंड ये बन नहीं सकते, इससे कम मतलब इससे कम लिगेंड बन नहीं सकते, और पहले वाले में इससे ज्यादा बन नहीं सकते। अब अगर आप सुनना चाहते हो तो मान लो मैं इसका रिएक्शन AgNO3 से करवा दूं, एक्सेस ऑफ AgNO3, सेम सेम सेम। तो पहले वाले के साथ 3 AgCl का प्रेसिपिटेशन होएगा, अगले वाले के साथ 2 AgCl का प्रेसिपिटेशन होएगा, अगले वाले का 1 AgCl, इससे अगले वाले में बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो चारों की प्रॉपर्टीज ही बदल गई। अगर कोई आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है CuCl3.6 water out of the 4 given structures which will give the white precipitate with AgNO3, white precipitate with AgNO3, तो आप क्या बोलेंगे? जो लास्ट वाला है वो दे नहीं पा रहा, बाकी सारे दे रहे हैं। यस Yes. अब ऐसा ही अगर सॉल्यूशन चैप्टर में एंट्री मार लें तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा वेंटो फैक्टर किसका ज्यादा है, जबकि सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। बताओ भी किसका वेंटो फैक्टर ज्यादा है? वेंटो फैक्टर का मतलब ही नहीं पता तुम लोगों को, लगता है साफ हो गए वहीं। मजा नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ ना। मैं सोच रहा था तुम चैप्टर अच्छा चलाओगे। सॉल्यूशन चैप्टर बोर्ड में भी आ रहा है। सर, सबका सेम नहीं होगा। क्यों? ये तीन एक मिलेगा, ये 3 मिलेंगे, यहाँ एक मिलेगा, इसका एक मिल, 2 मिलेंगे, इसका एक मिलेगा, एक ये मिलेगा, इससे एक। पानी कोई आयन थोड़ी है, यस तो सबका सेम कहां से हो जाएगा? पानी में डालोगे CuH2O होल 6Cl3, तो एक कटायन मिलेगा, 3 एनायन मिलेंगे, एक कटायन मिलेगा, 2 एनायन मिलेंगे, एक कटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा। ये पूरे के पूरे मोलिक्यूल ही न्यूट्रल फॉर्म में। तो वेंटो फैक्टर पहले वाले का सबसे ज्यादा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, चौथे का उससे कम। ये अगला क्वेश्चन बन गया। यही नहीं कि आइसोमेरिज्म देखो और खट 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 बोल दो कि पानी लीगेंड है, पानी क्रिस्टलाइन है, उससे आगे भी काम करना पड़ता है। तो CuCl3.6 वाटर का जब मैं CuCl3.6 वाटर का जब मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मेरे से वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, विच विल गिव द प्रेसिपिटेट। कोशिश करो आपकी वीडियो ऑन रहे, नहीं तो मैं क्लास चला नहीं पाऊंगा भाई, पहले बता रहा हूं मैं आपको। या फिर आप क्लास में नहीं रहोगे, ये भी दिक्कत हो सकती है आपको। मैं बीच में ही आपको टपका दूंगा रास्ते में, चलती बस में। आप मेरे को पहचान ही नहीं पाए पूरे साल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरा लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, थोड़ी देर में आएगा, तो मैं तब कनेक्ट हाँ, कर वो लूं? बीच में ब्रेक लगेगा ना 15 मिनट का, उसमें लगा लेना आप। यस सर। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन प्रेसिपिटेट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। तो भाई सीधी सी बात है, 1 2 3 दे रहे हैं, चौथा वाला नहीं दे रहा। और उसके बाद में बात कर रहा हूँ वेंटो फैक्टर की। वेंटो फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस, पानी आयन नहीं है अंशिका, तुम्हें समझना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है तुमने मेरे को पहले भी सॉल्यूशन के इसी पार्ट का क्वेश्चन भेजा था, तो मैं सोच रहा था अंशिका ये क्वेश्चन पूछ रही तो गड़बड़ क्या है, इसका मतलब वेंटो फैक्टर का दिक्कत है तुम्हें। आयंस मतलब आयंस, जब 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं तो जितने तुम्हें आयन दिख रहे हैं, जैसे तुम यहाँ CO वाटर होल 6 Cl3 लेकर चल रहे हैं, इसको पानी में डाला 1 मोल को, तो अंशिका जी इसने आपको ये +3 और 3 क्लोराइड, हाउ मेनी आयंस आर हियर? 4। तो अगले वाले ने कितने आयंस दिए? हाँ भी अवनीत सिंह शुरू हो जा। 3. 20। 3, sir. 3. 3 ओके।
COH2 होल 5 Cl एक और 2 क्लोराइड। जपनूर अगले वाले ने कितने दिए, थर्ड वाले ने? सर 2। 2। COH2 होल 4 Cl2 और एक क्लोराइड, ठीक है ना। और फोर्थ वाले ने कितने दिए शशांक पाठक सर, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ हो तो? सर 0। 0। कारण पता है, एक ही मोलिक्यूल है और उसमें कोई आयोनाइजेबल काउंटर आयन है ही नहीं। शशांक का जवाब बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाकर हाइड्रेट आइसोमरिज्म आपके दिमाग में सेट होगी इन द 2 और 4 coordination compounds when the water molecules works as the ligand as well as hydrate water। अब ये क्वेश्चन और पेंडिंग है, इन चारों के एपिक नेम। इन चारों के एपिक नेम में मैं पहले का नाम बोलता हूं, हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, 3 ट्राइक्लोराइड। वेरी गुड, No, ओनली sir. क्लोराइड, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। कभी भी काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखना होता नोमेनक्लेचर में। क्यों भी तरनप्रीत? Yes. काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखना होता। तरन से मैं सेकंड का नाम पूछ रहा हूं। पेंटा, हाँ जी, पेंटा एक्वा, कोबाल्ट, ओए एक क्लोराइड भी तो पड़ा है, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। पेंटा एक्वा क्लोराइडो, कोबाल्ट वेरी गुड वेरी गुड। एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, 3। 3। सुनो 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 सुनो, ये -1 है, ये -1 दो बार है। पानी भी कोई चार्ज नहीं होता, पानी भी कोई चार्ज नहीं होता, तो कोबाल्ट पे +3 आएगा ना रिजल्टेंट चार्ज। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड देन मोनोहाइड्रेट। शुभ किरत अगले वाले का नाम बता रही है। ये तो चली गई। इसकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। कोई अपनी तरफ से कैपेबल हो तो बता दो भाई। टेट्रा एक्वा, डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट प्लस हाँ कोबाल्ट 3, हाँ, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोराइड, डाइहाइड्रेट। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मेरा टारगेट था इन 3-4 चीजों का डिस्कशन करना, जब मैं आपको हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमेरिज्म समझा रहा हूं। बस इसी की नकल किसके अंदर है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है इसके अंदर, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। बस इसमें पता है क्या होएगा, एक पर्टिकुलर आयन, जैसे उसमें पानी था ना, इसमें पर्टिकुलर आयन 2 तरीके से काम करेगा। वो हमारा सन्नी देओल नहीं आया आज क्लास में? No, sir. हद है यार। जो आयन है ना, आयन, ये 2 तरीके से काम करेगा। या तो लीगेंड होएगा और अगले ही मॉलिक्यूल में, मतलब उसके नेक्स्ट आइसोमर में वो एक काउंटर आयन होएगा। लेकिन कल वाली बातें पता होनी चाहिए। आधे घंटे के काम को मैंने कल ना 1 घंटे 20 मिनट में कराया था आपको। आधे घंटे हमको 80 मिनट में कराया था, मतलब जस्ट 2 टाइम्स लिए था मैंने ना, कारण कि तुम समझ पाओगे काउंटर आयन क्या होता है, लीगेंड क्या होता है, यूनिडेंटेड क्या होता है, डाइडेंटेड क्या होता है। हाँ, तो अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आपके इसी के अंदर का एग्जाम्पल उठा लेता हूं। पीटी है, वाटर ट्वाइस है, अमोनिया 4 है और सल्फेट पड़ा हुआ है एक। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हमारी सारी नजर ना किस पे चली जानी चाहिए, आयंस पे। इसके अंदर अमोनिया, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड था बच्चे, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा इसको। इट इज हाइड्रोक्साइड नॉट वाटर, हाइड्रोक्साइड। नहीं तो फिर बात ही नहीं बनेगी, बन नहीं पाएगा आंसर। लो जी, मेरी सारी नजर किस पे लगी हुई है, 2 आयंस पे। सल्फेट फ्लेक्सी आपको पता होगा, ये मोनो भी है, डाई भी है, डाई भी है, मोनो भी है, मोनो भी है, डाई भी है। एवरी पॉलीडेंटेड लिगेंड कैन बिहेव एज फ्लेक्सी, ये सारे बच्चों को पता है। चलो जी,
अब मैंने इसके नीचे ना इसका सर एक कंपाउंड बनाया सर इस हाँ जी सर नेटवर्क इशू है ना थोड़ा, तो आज क्लास से बार बार लेफ्ट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी बताएं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर सर बिहेव करूंगा। सर वो जो नोट्स आएंगे वो भेज सकते हैं? हाँ हाँ, मैं भेज ही देता हूँ, मैक्सिमम तो भेज ही रहा हूँ बच्चों को मैं। यस सर। हाँ? ये मैं कल भी भेजे थे, इवन मैंने तो एक बुक भेजी थी फिजिक्स की तुम लोगों को रचने का लेने की। हाँ? भी किसी के बाद में इच्छा हो टर्म वन के बाद तो कर लेना। यस सर। हाँ जी, लिसन, जो OH और सल्फेट है इन दोनों का ना इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज तो सल्फेट मेरे पास ये लिखा गया सल्फेट, ठीक हो गया। उसके बाद इसका हाइड्रोक्साइड थे वो बाहर भेज दिए हमने, ठीक है जी। अमोनिया 4SH है और ये हाइड्रोक्साइड बाहर चले गए, ठीक होगी बात। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, जो बात मैं बोल रहा हूं वही हुई है। पर्टिकुलर आयन वो कौन है जी, दैट इज द सल्फेट एज वेल एज हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को हमने क्या किया, इंटरचेंज। इंटरचेंज किसके बीच में हुआ, इसके लिगेंडिक बिहेवियर के बीच में एज वेल एज इसके काउंटर आयन के बिहेव के फॉर्म में। इवन तुम इसके आगे भी जाना चाहो तो बड़ा बढ़िया सा काम हो जाएगा कि मैं पहले वाले कंपाउंड को जो BaCl2 से रिएक्शन कराता हूं तो ये BaSO4 का व्हाइट पीपीटी दे रहा है। जो पहले वाला कंपाउंड अगर बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दो ना, BaSO4 का पीपीटी दे रहा है, जबकि अगले वाले के साथ करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कोई पीपीटी थोड़ी आता है। यस तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि इन दोनों कंपाउंड का बिहेवियर बदला हुआ है। और तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो वेंटो फैक्टर पूछ सकते हो। वेंटो तो मुझे दोनों का हाँ अलग अलग आ रहा है वेंटो। पहले वाले का 2 आ रहा है, अगले वाले का 3 आ रहा है, या उल्टा है। और जशन सर पहले वाले का 2 ही है ना, और अगले वाले का 3 है ना। 3। वेरी गुड। अच्छा एक बात और आ रही है जो मेरे दिमाग में ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से घूम रही है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। इसमें पेज ज्यादा हो गया ना तो ये जुड़ना। हाँ, कंडक्टिविटी कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। कंडक्टिविटी कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, नो डाउट होनी थी। यस लेकिन जब नंबर ऑफ आयंस सेम हो, व्हेन नंबर ऑफ आयंस आर सेम, देन आपको चार्ज पे जाना पड़ेगा। और ये भी फंड है। अच्छा मेरी बात सुनो, वाटर कंडक्टर ज्यादा होएगा कि हाइड्रोक्साइड? अपने दिमाग से जोर मार के सोचना, इतना ज्यादा भी नहीं जोर मारना। पानी या हाइड्रोक्साइड? वाटर आयन है न्यूट्रल? आयन ही होएगा। अंशिका तुम कोई चाय वाय नहीं पी तो प्रबंध कराऊं मैं, यहीं से भेजूं? मैं अपने वेबकैम पे चाय फेंक देता हूं तो तुम पी लोगी कम से कम, है। ओ यार, एक न्यूट्रल है एक आयन है, तो जिसने ज्यादा कंडक्टिविटी शो करनी है वो तो आयन ही होएगा ना यार। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होएगी, ज्यादा होएगी। वो वोटर क्यों बोल रही है उसी को पता होएगा। उसको लगा इस क्वेश्चन में कोई चाल है, हाइड्रोक्साइड तो आंसर बनता है, पानी बोलूंगी मैं तो। नहीं सर, मैंने सोचा कि अगर उसके आयंस बनेंगे तो वो ज्यादा नहीं वो तो होंगे। अलग अलग है ना, एक पानी पड़ा है एक हाइड्रोक्साइड पड़ा है। मैं बोलूं वोटर और HCl तो HCl ही बोलोगी ना। पानी के अंदर भी H प्लस है, वोटर में H प्लस है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में सॉरी HCl में जबरदस्त है। यस तो लेकिन मैंने वोटर का कंपैरिजन उसके हाइड्रोक्साइड से करा है, तो साफ सी बात है जो आयन है वो ज्यादा कंडक्टिविटी शो कर रहा है। तो पीछे चले एक बार। लो जी, पहला एक क्वेश्चन प्रेसिपिटेट वाला, ठीक है, पहला दे रहा दूसरा नहीं दे रहा। दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, और दोनों कैसे आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। आपको कैसे पता चला मेरे भाई, सब कंपोनेंट सेम है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड सल्फेट पीटी एवरीथिंग इज सेम। हरमिलन का ध्यान कहीं और जा रहा है। कहां घूम रही लड़की है?
मोबाइल पे मैसेज आया है कोई, या कोई घूमने आया तुम्हारे पास? क्या कह रही है? तो घूमने आते चले। चले घूमने आए तो चले गए। चलो अच्छी बात है। लेकिन घूमने वो नहीं आया, तो घूमने तुम चली गई थी बैठी बैठी। ये सोचो ना। तभी वीडियो ऑन करने के लिए बोलता हूँ, ताकि कुछ तो भला हो यार, ताकि बंदे को हाथों हाथ संभाल ले। नहीं तो पर्दे के पीछे तो बैठे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी। और अगर मैं भी अपना वीडियो बंद कर दूं ना, तो मेरी एफिशिएंसी, आप बोलता रहूंगा लेकिन एफिशिएंसी वो नहीं आएगी जिस जबरदस्त तरीके से हम वीडियो ऑन करके बढ़ा पाते हैं। हाँ भाई। तो दूसरा क्वेश्चन था आपके पास आयंस, वो मेरे को जशन ने बड़ा परफेक्ट आंसर दिया। तीसरी बात जा रहा हूं, तीसरी बात ध्यान से सुनना। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए, अभी तो आयन बेस पे विनर हो रहा है। चार्ज देखें एक बार, चार्ज इस पे चार्ज +2 है, इस पे चार्ज -2 है, यहां चार्ज +2 है, और यहां चार्ज -1 है। चेक कर पा रहे हो? यस है ना? यस तो ऊपर वाले में चार्ज इस प्लेटिनम पे इन दो हाइड्रोक्साइड ने -1 करके +4 छोड़ दिया, और सल्फेट -2 ट्वाइस थोड़ी है। हाँ बस ठीक है, ये +4 बैलेंस हो गया, ठीक है। और इस पे चेक कर ले हम लोग, तो प्लेटिनम सल्फेट और यहाँ +2 बच गया है, ये OH नहीं। अब तुम्हें लगता है कि डोमिनेंट फैक्टर कौन बनेगा? तो डोमिनेंट फैक्टर बनता है जो पहले लिखा मैंने, नंबर ऑफ आयंस। जब नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए, देन यू शुड गो फॉर द चार्ज। तो अभी नंबर ऑफ आयन बेसिस पे कंडक्टिविटी खट से पता चल गई। 3 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, किस टाइप की आइसोमरीज में कौन प्रेसिपिटेट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वेंटो फैक्टर किसका ज्यादा है, और लास्ट एंड फाइनल किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो नंबर गिन लिया करो, फिर यार नंबर तो बराबर है, देन आफ्टर यू शुड गो फॉर द चार्ज। तो आयोनाइजेशन और हाइड्रेट आइसोमरीज में दिमाग में सेट हुई। यस अगर 4-5 वर्ड्स में काम निपटाना हो तो कौन निपटा सकता है? अभी नंबर 1 मैं बताता हूं। हाइड्रेट आइसोमरीज में वाटर लीगेंड एज वेल एज हाइड्रेट, मतलब क्रिस्टलाइन वाटर है। और दूसरा आयोनाइजेशन आइसोमरीज में एक पर्टिकुलर आयन, इधर लीगेंड और काउंटर आयन है। बस बात करता हूं। अगले मॉलिक्यूल में देखो, PTCl, इसको देखकर तुम समझ ही जाओगे वैसे। सेकंड मॉलिक्यूल देखना, तुम्हारे सिनॉप्सिस का ये है, PTCl2 अमोनिया होल 4 Br2, PTBr2 अमोनिया होल 4 Cl2। एक जगह Cl काउंटर है, दूसरी जगह लीगेंड है। एक जगह Br काउंटर है, दूसरी जगह लीगेंड है। पहले वाले में अगर मैं AgNO3 डाल दूं, पहले वाले में तो येलो पीपीटी ऑफ AgBr आएगा, और दूसरे वाले में डाल दूं तो व्हाइट पीपीटी आएगा। आयन वाइन बेसिस पे कंडक्टिविटी सेम ही जाने वाली है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। चार्ज बेसिस पे भी सेम ही जाएगी। सेम विद थर्ड, सेम विद थर्ड। थर्ड में तुम BaCl2 डाल दो पहले वाले में, व्हाइट पीपीटी, दूसरा वाला नहीं देगा। यस क्यों भाई? और आपको यहां दिख रहा है सल्फेट मोनोडेंटेट लिगेंड का बिहेव कर रहा है। देखो, 1 और 5 6, 1 और 5 6। तो सल्फेट का यहाँ कैसा बिहेवियर है? मोनोडेंटेट, जबकि पहले वाले में सल्फेट का डाइडेंटेट बिहेवियर है। 4 और सल्फेट के 2। सल्फेट का एक्चुअल नेचर तो डाइडेंटिटी होता है बच्चे। यस सल्फेट ओरिजिनली तो डाइडेंटिटी है पुत्र, वो फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो कर सकता है। तो अगर आपको आयोनाइजेशन और हाइड्रेट आइसोमरिज्म की बात समझ में आई तो अच्छी बात है। अब आपको एग्जांपल 5 पढ़ना है। BH2 हाँ जी। BH2 के साथ अगर मैं पहले वाले को BaCl2 से रिएक्शन करवा रहा हूं तो BSO4 का पीपीटी आ रहा है, और दूसरे वाले को करवा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पहले वाले को AgNO3 से करवा रहा हूं तो कुछ नहीं मिल रहा। दूसरे वाले में AgBr का येलो पीपीटी आ रहा है। यस सर। ठीक है, अभी वो सिर्फ कह रहा है केमिकल टेस्ट की बात कर रहा है, और तुम कंडक्टिविटी टेस्ट भी कर सकते हो वैसे। ये +2 -2, ये +1 -1, लो जी होगी बल्ले बल्ले। कंडक्टिविटी में कौन विनर है? फर्स्ट। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही थे ना। यस तुम्हें विनर किसने बनाया? चार्ज चार्ज ने।
लो जी, ये जो भी लिखा होगा रीड कर लेना। हाइड्रेट में आपको बता चुका हूँ, ये इसके अंदर समझा रहा है। और ये CuH2 वॉयलेट ग्रे ग्री, ये वाला तो अभी अलग ही है। ये कलर भी उनके अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर, उसकी तो बात मैं कर नहीं रहा, क्योंकि कलर आइडेंटिफाई करना ना मेरे लिए ना आपके लिए आसान ही नहीं है, और मेरे आपके लिए क्या किसी के लिए भी आसान नहीं है यार। किसी का कलर कैसे बता दोगे? हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कलरलेस है या कलरफुल है, बस ये बता सकते हो। वो कैसे बता सकते हैं भाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करके। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करते हैं उसका इंतजार करो, हम बॉन्डिंग सीख लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सा काम हो जाएगा। चलो जी, अब है लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैं अपनी तरफ से चलता हूं, अपने हिसाब से चलता हूं। तो एक आइसोमरीज मेरे पास, चलो लिंकेज उठा ही लेते हैं, इसका काम निपटा देते हैं। लिंकेज, ये किसका करेक्टर है भाई? इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड contains ambidentate ligand, then it will show linkage isomerism। तब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो इस पे बात हो सकती है, बोलो जी। Yes. कैसे चेक कर लेते हैं। सेंटर में पीटी लिखा, इस पर मैंने लीगेंड लगाया CN 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 CN, और आपको बताया था जब भी प्लेटिनम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बिना टेंशन के, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट किए +2 लिख दिया करो। जिंक कोई भी कंपाउंड बना ले कोऑर्डिनेशन +2 लिख दिया करो। मरकरी, कैडमियम +2 लिखते जाओ, छुटकारा लेते जाओ। कोबाल्ट 99% केस में +3 आता है। कोबाल्ट, क्रोमियम 99% केस में +3 आता है, 99% केस में। स्कैंडियम 100% केस में +3 आता है। एल्यूमिनियम 100% केस में +3 आता है। इसके लिए पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 13 14, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, हल्की हल्की इंफॉर्मेशन। सुनो जी, अब हो सकता है आपको पता चल गया इस पे -2 का चार्ज आ गया, क्योंकि -1 -1 -1 -1 इट इज टेट्रा साइनाइडो प्लेटिनेट 2 आयन बन गया। अब आपने एक चाल चली, अगला कंपाउंड जब बनाया ना, तो आपके पास और है क्या? पानी तो अंदर बाहर कर नहीं सकते क्योंकि है नहीं, कोई दूसरा आयन भी अंदर बाहर कर नहीं सकते क्योंकि सेकंड आयन ही नहीं है आपके पास कोई। अब क्या करें? तो साइनाइड जो है ना, साइनाइड, उसका एम्बिडेंटेड बिहेव तो सबको पता है, एम्बिडेंटेड बिहेवियर तो सबको पता है। तो CnNC बन गया। और शायद आप में से जितने बच्चे बैठे हैं मैक्सिमम को जानकारी है, कल बताया था मैंने, कल ही मैंने अभी बोला ना, आपने 30-35 मिनट के काम को मैंने 80 मिनट तक कराया टर्मिनोलॉजी वाले को। लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक था कि बच्चे आगे जाकर कंफर्ट जोन में रहेंगे, कि एम्बिडेंटेड लिगेंड के अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड बिहेवियर है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मोनोडेंटेड बिहेवियर है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मोनोडेंटेड बिहेवियर है, बट उसमें डोनर एटम 2 होते हैं और एक मोमेंट पे एक ही डोनेट कर सकता है। तो पहले वाले में साइनाइड पार्ट के C ने डोनेट किया, दूसरे वाले में N पार्ट ने डोनेट किया। तो अब सोचो थोड़ा सा, जब C डोनेट कर रहा है और N डोनेट कर रहा है तो नाम पता है क्या होगा? हर मिलन को सुनना चाहिए इसको, दूसरे वाले का नाम ट्राई साइनाइडो C एंड देन साइनाइडो N, प्लेटिनेट 2। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नंबर 1 नंबर 2 A and B both are A and B both are linkage isomers। Yes. तो कुल मिलाकर जब भी कभी कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जब भी आपके पास कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जब भी आपके पास कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, तो उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से
कार्बन नाइट्रोजन या सी और एन, इसकी जगह पर सल्फर और नाइट्रोजन, इसकी जगह पर O और नाइट्रोजन, तो वो जो कंपाउंड बनेंगे वो एक दूसरे के साथ, ये देख लो किस टाइप की आइसोमरिज्म शो कर रहे होंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म। ये देखो ना, ये N जुड़ रहा है, यहाँ O जुड़ रहा है, और एक का नाम नाइट्राइट, दूसरे का नाम भी नाइट्राइट, बट यहां जब नाइट्राइट लिखोगे, हर मिलन को सीखनी है बात, तो वहां तुम N लिख दोगे, और जब इसकी नेमिंग लिखोगे तो यहाँ नाइट्राइट O लिख दोगे, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N। कुछ पता चला भाई? Yes, sir. और ऊपर फॉर्मूला देखो, NO2 लिखा और ONO लिखा, और आज एक बच्चे ने क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था, हर मिलन का था वो क्वेश्चन, जिसमें उसने ONO लिखकर पूछा था इसको क्या नाम दे, मैंने कहा नाइट्राइट O दे दो, कहते O क्यों लिखा, क्योंकि O लिंक हो रहा है, इसको NO2 लिखा तो N लिंक हो रहा है, नाम उसका नाइट्राइटो ही रहेगा, लेकिन बाद में N लिख दोगे। लो जी, अब मेरे पास फोर्थ टाइप की आइसोमरिज्म है, कोऑर्डिनेशन, और एक है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, इकट्ठे करेंगे दोनों को। फोर्थ आइसोमरिज्म इज कोऑर्डिनेशन, और फिफ्थ आइसोमरिज्म है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। ये तो ना किसी भी पेपर में आ गया तो देखते ही पहचान में आ जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, it is a characteristic of those coordination compounds which have two coordination entities. It is a characteristic of those coordination compounds which have two coordination entities, मतलब जिसके अंदर ऐसा कुछ दिख रखा हो, तो उनको देखते सीधा अगर क्वेश्चन पूछ रखा हो, और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन मुझे 100 में से एक ही दिखता है, क्योंकि उसको पता है बच्चे देखते ही पहचान जाएंगे। वो आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी आइसोमरिज्म, आप बिना सोचे समझे सीधा टिक मार के आते हो, इसमें तो कोऑर्डिनेशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, और इसमें होएगा क्या, ड्यू टू इंटर चेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के इंटरचेंज होने की वजह से, लिगेंड्स के इंटरचेंज होने की वजह से। अब इसका एग्जांपल सीख लें भाई, बात तो पता चली गई, आधे मिनट का काम है, जिसके अंदर भी दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगी, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगी, और इंटरचेंज ऑफ, जैसे मैं आपके सिनॉप्सिस का एग्जांपल उठा रहा हूं, जिंक अमोनिया, और आपको बताया था जिंक कहीं भी हो कोऑर्डिनेशन में, सोचना मत, आंसर बोलना, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, CuCl4-2। पहले कीटायन लिखना पड़ता है, दूसरे नंबर पे एनायन लिखना पड़ता है, पहले नंबर पे कीटायन लिखना पड़ता है, दूसरे पे। अब मैं इंटरचेंज करके दिखा रहा हूं आपको, सुनो भाई, जिंक अपनी जगह फिक्स है, अमोनिया अपनी जगह फिक्स है, लेकिन अमोनिया अब क्लोराइड से इंटरचेंज हो गया, एक लिगेंड आपने इंटरचेंज कर लिया, पहले कीटायन लिखना पड़ता है, बाद में एनायन लिखना पड़ता है। अब इसी का अगला कंपाउंड जिंक अमोनिया, पहले 4 थे, अब 3, अब 2, पहले अमोनिया 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ये चार्ज क्या था, +2-2, ये चार्ज क्या है, +1-1, आगे 0-0 ना हो जाएगा चार्ज। यस तो यस के बाद तुम्हें गर्दन क्यों हिल रही है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, अगर एक पे 0 दूसरे पे 0 तो ये अलग ना हो जाएंगे एक दूसरे से। यस पहला और दूसरा जुड़ने की वजह क्या है, पहले और दूसरे के जुड़ने की वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द चार्ज। यस फर्स्ट एंड सेकंड के जुड़ने की वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो जी, अब जो काम मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब पता है क्या हुआ, जिंक 4 से 3 से 2 वैलिड नहीं हुआ, अब एक अमोनिया पे आ गया। जब एक अमोनिया पे आएगा ना,
और 3 क्लोरीन पे आएगा तो इसकी जगह बदल जाएगी क्योंकि अभी माइनस हो जाएगा ना। यस Yes. और Cu पहले कितने अमोनिया थे, 0, फिर एक हुआ, फिर 2 वैलिड नहीं हुआ, फिर 3 लगा दिए इंटरचेंज कर करके, लेकिन अब ये प्लस हो जाएगा तो इसकी जगह बदल जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगे अभी। और रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलता है, कीटाइन शुड बी फर्स्ट एंड एनाइन देन। अब अमोनिया जिंक के साथ 4 थे, फिर 3 हुए, 2 वैलिड नहीं हुआ, 1 वैलिड हो गया, अब 0 कर दो। तो अब तो हमें समझ में आ गया कि कीटाइन को पहले लिखना है, Yes. कॉपर अमोनिया +2 जिंक Cl4 -2। Yes, sir. तो इसने शॉर्टकट लिख लिया, हमारे सिनॉप्सिस में शॉर्टकट खेल लिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, कहानी खत्म कर दी। जो कि मैं मान के चलता हूं इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। परफेक्ट मतलब पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, चौथा आइसोमर, और एक आइसोमर बिल्कुल भी वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड हो गया, कट गया, और उसके कटने की वजह क्या है आपके सामने लिख दी गई है। Yes. बोलो जी। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या आपके दिमाग में उतर गई है? यस Yes. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन हो जल्दी से बात कर लो। No, sir. पक्का? कोऑर्डिनेशन पोजीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोस कंपाउंड व्हिच हैव द ब्रिज्ड लिगेंड्स। बड़ा आसान है, इसमें भी इंटरचेंज ही करना है जैसे भी पीछे किया था ना। तो मैं 5वें नंबर पे लेके चल रहा हूं कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन it is the characteristic of those coordination complexes or compounds which have bridged ligands and due to interchange of ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन पोजीशन जहां पर ब्रिज्ड लिगेंड हो। ब्रिज्ड वालों को देखते ही अगर कोई आइसोमरिज्म की बात करे तो बिना सोचे समझे सीधे टिक मारना 4 ऑप्शन में, और अगर सब्जेक्टिव हो तो भी टिक लिख के आ जाना अपने हाथ से कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन पोजीशन होगी। और जहां 2 स्क्वायर एंटिटी पड़ी हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन होगी, और पानी अंदर बाहर रहा हो तो हाइड्रेट होगी, आयन अंदर बाहर हो रहा हो तो पक्का वो आयोनाइजेशन होगी, और कोई लिंक बदल रहा हो एम्बिडेंटेट की प्रेजेंस में तो पक्का वहां लिंकेज होगी। और गिने चुने 4 तो आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है यार, CnNC, CnO, NCO, CNS, NCS और ONO, NO2, बात खत्म। Yes. लिमिटेड सा स्टॉक है आपके पास, उसी को यूज करना है आपने बार बार। लो जी, इसके अंदर भी इंटरचेंज करना है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं। ये देखो, 2 अमोनिया, 2 क्लोराइड, 4 अमोनिया, इसने इंटरचेंज कर दिया देखो इसके अंदर, बाकी और कुछ नहीं किया। इंटरचेंज ऑफ 4 अमोनिया की जगह अमोनिया और क्लोरीन इंटरचेंज कर दिए। Yes. बोलो जी, यस कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म इज नॉट द रियल आइसोमरिज्म। इसमें पता है क्या होएगा बच्चे, क्लास के अभी 5 मिनट है मेरे पास, फिर आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा, देन फिर वापस केमिस्ट्री शुरू होगी। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, बस इसके बाद एक ही क्लास है तुम्हारा, वो है नहीं, ना बॉटनी है ना जूलॉजी है ना। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म में होएगा क्या, इसके अंदर 2 और मोर कोऑर्डिनेशन complexes
have the same empirical formula. So it is not considered as not a real isomerism. और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता होगा रियल आइसोमेरिज्म होती है इसके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अलग है। इनके मोलिकुलर फॉर्मूले डिफरेंट है, जिसमें आपको बताता हूं एग्जांपल देकर, समझना भी इस बात को। आपको बताया था प्लेटिनम के पास जब भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो Two. तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, और प्लेटिनम के पास यहां वापिस 4 है और यहां भी 4 है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझो। अब प्लेटिनम का अमोनिया का क्लोरीन का रेशो 1 2 2, यहां क्या चल रहा है, ओरिजिनली 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, लेकिन रेशो क्या हो गया 1 to 2। और शायद आपको एम्पेरिकल वर्ड का मतलब पता हो, Yes. when the two molecules have the simplest ratio same value simplest रेशियो की सेम वैल्यू आ जाए, तो प्लेटिनम का अमोनिया का क्लोरीन का 1 to 2 का 1 to 2 का रेशियो आ गया, बात खत्म हो गई। complexes like pt ammonia twice cl2, pt ammonia whole 4 ptcl4 which have same empirical formula, clear na, through their molecular formulae are different are called the polymerization isomers. It is not a true isomerism. सदमे में लग रही है जनता। No, sir. एक आइसोमरिज्म जो इसने जिक्र नहीं किया उसका मैं कर लेता हूं जिक्र, वो है आपके पास 7वां नंबर लीगेंड। when ligand itself shows isomerism, जब लीगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए, when ligand itself shows isomerism, कहते जी एग्जांपल दो, आगे पूरी बात लिखनी तो पूरी कर दो। इन टू और मोर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यहां क्रोमियम, यहां क्रोमियम, इस जगह पे इसको आप समझते हो, ये इथाइलिन डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन है। बस आपने थोड़ा सा गेम खेला, इस जगह पर NH2 ये जो बन गया है, अगर समझ पा रहे हैं तो इसमें अब पहले वाले का नाम है ट्रिस इथेन 1,2 डाइमाइन क्रोमियम 3 आयन, अगले वाले का नाम है ट्रिस इथेन 1,1 डाइमाइन क्रोमियम 3 आयन। बच्चे कहेंगे दोनों एक दूसरे का आइसोमर, परफेक्टली मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट जो लीगेंड है ना, लीगेंड ये वाला, वो खुद आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ये इथेन 1,2 है और वो इथेन 1,1 डाइमाइन है। Yes. तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए अगर आपको पता चल गया हो तो, Yes. लीगेंड आइसोमर्स। ठीक है भाई, ले लो भी ब्रेक ले लो, मैं अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर रहा हूं 14 मिनट्स के लिए, आप भी घूमने फिरने जा सकते हो, मिलते हैं। ठीक है जी, क्लास में एंट्री हरमिलन खुश हो रही है, कितनी पीछा छूटता अगर नहीं होती दूसरी क्लास तो, क्यों भी हरमिलन? नो
चलो जी नेक्स्ट शुरू करते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये पेज यहाँ मेरे को चाहिए नहीं एक्चुअल में। हाँ जी, स्टीरियो आइसोमरिज्म शुरू करें Yes. या इससे पहले काम कर ले जो मेरे दिमाग में आ रहा है। इसमें ना बॉन्डिंग कर लेते हैं हम लोग ना, क्योंकि कल छुट्टी हुई तुम्हारी, फिर ना क्वेश्चन ना फंसे। लाइक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो करने के बाद ना थोड़ा सा मेंटली बूस्टअप आएगा कि मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिड स्टेट है, d2sp3 हाइब्रिड स्टेट है, sp3 है या dsp2 है, ये सब पता लगने लग जाएगा। बोलो क्या ओपिनियन है? Yes. इसमें तो सिस एंड ट्रांस ही करने हैं, वो कर लेंगे हम लोग ना, पर उससे Yes. पहले बॉन्डिंग सीख लेते हैं। लो जी, सबसे पहले आपके पास है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सबसे पहले जिस बेसिस पे वर्नर को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। लो जी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इन भाई साहब ने बड़ी सिंपल सिंपल सी दो बातें बोली है, कोई ज्यादा इधर उधर की बात ही नहीं की। कहते जी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। आपको याद आ रहा होगा कल हमारी बात हुई थी आपसे, सेकेंडरी वैलेंसी जब वो डिफरेंस सीख रहे थे ना, Yes. उसकी जहां एंडिंग हो रही थी ना, वहां लिखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी का लिटरल मीन बता दूं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी का लिटरल मीन बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी का लिटरल मीन है ऑक्सीडेशन नंबर, और जो सेकेंडरी वैलेंसी इसका मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल। अब किसी भी कंपाउंड को लिखना हो तो प्राइमरी वैलेंसी को शो करने का तरीका, डॉटेड लाइन। शोन बाय डॉटेड लाइन। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इट इज शोन बाय द बोल्ड लाइन। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ एग्जांपल्स पे चलना पड़ेगा। पेज को पलटी मरवाएं भाई। Yes. नाउ सी, मान लो आपके पास में COH2O होल 3 Cl3 है, ठीक है, ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोराइडो, कोबाल्ट 3, ठीक हो गया। इसको जब शो करना हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई है। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड कोबाल्ट, तो इसका आंसर आएगा 3। व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, मैंने बताया ना वो कौन है, उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो बड़ा आसान है, आपने कल एक टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर, और वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। अब मेरे को कहा गया इसको आप शो करके दिखाओ, लिख के बताओ। ये लो जी, मैं इसको लिख के बता रहा हूं। अब यहां वोटर लिखा गया, यहां वोटर लिखा गया, यहां वोटर लिखा गया, यहां Cl, यहां Cl, Cl माइनस 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 माइनस। लेकिन एक खास बात देखिए आपने, क्लोराइड ना दो तरीके से काम कर रहा है। क्लोराइड क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोराइड +1, क्लोराइड +2, क्लोराइड +3, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वालों को मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, कैसे लिखना है, डॉटेड लाइन से। तो क्लोराइड वर्क्स इन दिस कंपाउंड एज प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फेक्शन, और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी का भी सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है, क्लोराइड दे रहा है। पानी तो दे ही रहा है। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप तक रीच कर पा रही है बात ना,
तो जो भी आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल। और जब क्लोराइड दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हो तो आयोनाइजेबल नहीं है ना। जैसे मैंने COH2O होल 3 Cl3 को लिखा, मैंने आपसे इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ प्राइमरी वैलेंसी, आपने बिना सोचे समझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और थर्ड से टिक मार के घर आ गए, ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा सेकेंडरी वैलेंसी, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर गिना, टिक मारा, घर पे आ गए। फिर मैंने आपसे पूछा क्लोराइड क्या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, आपने कहा हाँ जी, कोबाल्ट का +3 क्लोराइड के -3 -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो साफ सी बात है। Yes. अगर इस बात को समझ गए हो तो आगे इसके एग्जांपल्स में लिख कर देगा मुझे वो कि देखो CO Cl3 6 अमोनिया, इसका पहला कंपाउंड CO अमोनिया होल 6 Cl3, दूसरा CO अमोनिया होल 5 Cl2, CO अमोनिया होल 4 Cl2Cl। और आइसोमेरिज्म का पहला स्ट्रक्चरल वाला पार्ट करने के बाद तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग में बात आई गई है कि जो पहला वाला है उसके अंदर आयोनाइजेबल, आयंस 3 है, 2 क्लोराइड है, 1 क्लोराइड है, या 0 क्लोराइड है। बस इसके अंदर जैसे पानी होता है ना, वैसे अमोनिया, वैसे सोलवेटेड अमोनिया, वैसे सोलवेटेड अमोनिया है, लेकिन अमोनिया आयन नहीं है तो टेंशन ना लो। इसके कितने आयंस बन रहे हैं? 4। इसके कितने आयंस बन रहे हैं? 3। इसके कितने आयंस बन रहे हैं? 2। इसके कितने आयंस बन रहे हैं? एक भी नहीं बनना, मतलब एक खुद मॉलिक्यूल ही है COCl3। अब जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले वाले मॉलिक्यूल में प्राइमरी वैलेंसी क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? क्या नो? कोबाल्ट +3 का -1 किसने सेटिस्फाई किया? -1 क्लोराइड ने तो किया। Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन, क्या क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? No, sir. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ना। Yes. क्या वोट अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? यस Yes. प्राइमरी तो कर ही नहीं सकता क्योंकि चार्ज ही नहीं उसके पास। दूसरे क्वेश्चन को, अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल को मेरे इन 3 क्वेश्चन से वापस कनेक्ट करो। हाउ मेनी क्लोराइड सेटिस्फाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? 1. 1। हाउ मेनी क्लोराइड सेटिस्फाइड ओनली प्राइमरी वैलेंसी? 2. ओनली प्राइमरी तो 2, ठीक है ना। हाउ मेनी अमोनिया सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी? No, sir. 0, ZDRO 0। हाउ मेनी अमोनिया सेटिस्फाइड सेकेंडरी वैलेंसी? 5। तीसरे क्वेश्चन के आंसर बनाने अब हमें, तो इसी तरीके से बन जाएंगे। Yes. अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस ऑल फोर विच डजंट गिव द precipitate with AgNO3? फोर्थ 4. 4. Who will give the maximum mole of the AgCl when react with excess of AgCl? फर्स्ट फर्स्ट। अब समझ में आने लगी ना बातें। आउट ऑफ 4 विच विल गिव द हाईएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? First. फर्स्ट फर्स्ट, क्योंकि इसका वेंटो फैक्टर ज्यादा। Yes. पता चला कुछ? Yes. Yes, sir. तो क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने आ गई है, क्लियर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेंटो फैक्टर का पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूछा जा सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड प्रॉपर्टीज। तीसरा क्वेश्चन आपसे प्रेसिपिटेट का पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपसे हाईएस्ट मोल प्रेसिपिटेशन के पूछे जा सकते हैं। फिर प्राइमरी वैलेंसी कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो ये हमारे पास वर्नर ने ये सारी बातें, वर्नर तो इतना बोल के चला गया प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, आगे हमने अपने तरीके से क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। ये लो जी, अब पूरे 1 मिनट का पोज रहेगा 60 सेकंड का। अब इन चारों मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली चेक करना है। अब समझ जाओगे कि क्लोराइड क्या कर रहा है, और अगले वाले में क्लोराइड 2 काम कर रहा है, उसके अगले वाले में क्लोराइड 2 काम कर रहे हैं, उससे अगले वाले में 3 क्लोराइड 2 काम कर रहे हैं। पहले वाले में ओनली आयोनाइजेबल है, दूसरे वाले में आयोनाइजेबल एज वेल एज लीगेंड है, तीसरे वाले में आयोनाइजेबल एज वेल एज लीगेंड, और चौथे वाले में नॉन आयोनाइजेबल ओनली लीगेंड है। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ पता चल ही नहीं रहा। नो सर। नो सर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर। बोलो भाई, क्वेश्चन है इस पे कम से कम मान के चलो कि 6 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें टोटल आरपी असाइनमेंट बुक में। यस यस सर। पक्का? यस सर। ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, कर लेना भाई। कोशिश पूरी होती है क्लास के अंदर ही सब कुछ निपटा दूं। लिमिटेशन, मुझे लग रहा है लिमिटेशन की जगह लिमिटेशंस होनी चाहिए। लिमिटेशन सब कुछ है, कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग थोड़ी समझा पा रहा है, बस प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी समझा दी, खुद ही कंफ्यूजन में चला गया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स बोल के चला गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ मामला। इसने कहा जी जितने कंपाउंड उलझे हुए हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहे। चलो, बिल्ली के गले में घंटी तो बांध दी, शुरू तो कर लिया काम। समझ में नहीं आया तो अलग बात है, बाद में धीरे धीरे वीबीटी भी आई, सीएफटी भी आई, ईएन थ्योरी भी आई। This theory is unable to explain reason for certain element to possess the remarkable property of forming coordination। भी कुछ एलिमेंट कंपाउंड बना, हमें पता है ना कंपाउंड क्यों कोऑर्डिनेशन क्यों बनाता है कोई। क्लियर? ये नहीं बता पाया कि आयरन क्यों बना रहा और सोडियम क्यों नहीं बना पा रहा। सोडियम नहीं बनाता कोऑर्डिनेशन, पता है आपको? तो उसका जवाब हमें पता है, सोडियम का साइज लार्ज और आयरन का छोटा साइज है। उसके बाद द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, भाई कोवलेंट बॉन्ड है, डायरेक्शनली होएगा। द रीजन फॉर कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो बहुत दूर की बात होगी बेचारे के लिए। कहां ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, डेक्स्ट्रो लीवो, मैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक, कुछ नहीं समझा पा रहा। ठीक है जी, तो वर्नर थ्योरी मान लो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में टर्म 2 में आ गई, क्योंकि वहीं का चैप्टर है ये। और या फिर मेरे नीट के पेपर में 4 ऑप्शन के साथ आ गई ट्रू फॉल्स में। तो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं क्या, इसके लिमिटेशन में, इसकी बुराइयों में। पहली बात, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डेक्स्ट्रोलीवो, लाइक नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई कुछ नहीं। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट शेप, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं समझा पा रहा। कोई स्ट्रक्चर बनाने थोड़ी सीख लिया आपने, कंपाउंड को देखने के बाद आपको ये थोड़ी पता स्ट्रक्चर है। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट which type of element will form, which type of element will form coordination complex, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई साहब को ये पता ही नहीं चल पाया, कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा कौन नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं पता इसको, बस प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी पता है। इसके बाद है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट है, हमारे सिनॉप्सिस में पीछे पीछे दे रखा है। ठीक है ना, आसान सा, ये कोई ज्यादा हैवी नहीं है। बॉन्डिंग की सेकंड थ्योरी है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बड़ा सिंपल है, इसको अगर कैलकुलेट करना हो,
तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ सीएमआई लिख दिया करो। ठीक हो गया। Yes, sir. अब जो उसका चार्ज है, मान लो +1 है, तो वो चार्ज घटा दो, और मान लो -1 है तो बाय डिफॉल्ट ही जुड़ जाएगा। तो चार्ज को मैंने ऐसे लिख दिया, चार्ज ऑफ सीएमआई। मान लो आयरन +2 है, तो 26 Yes. माइनस 2 24 हो गया। और आयरन मान लो -1 है, मान लेते हैं एक बार, तो 26 माइनस माइनस तो 27 हो गया। Yes, sir. चलो, उसके बाद प्लस करके 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कैलकुलेशन आपके पास आएगी वो आपको बता देगी EAN। अब EN देने वाले साइंटिस्ट की थॉट क्या थी? इफ कंपाउंड obeys the EN rule then stable। अगर कंपाउंड doesn't obey EN rule तो अनस्टेबल। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बस इस साइंटिस्ट की थॉट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देने वाले साइंटिस्ट की अपनी अपनी थॉट है। वो बंदा कह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर EN ओबे कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट अगर EN ओबे कर रहा है, तो पक्का वो स्टेबल है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नॉट अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बस तुम्हें EN निकालना आ जाए, ये बल्ले बल्ले है। वन मोर थिंग, जितने भी कार्बोनिल्स हैं स्टार लगा के लिख लेना। कार्बोनिल्स एंड नाइट्रोसिल्स ऑलवेज ओबे द EAN रूल। अब EN रूल कैसे ओबे होता है मैं आपको बता देता हूं जी। EN रूल कैसे ओबे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द Z ऑफ यानी एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस ऑफ CMI। अगर आयरन का EAN कैलकुलेट करने के बाद 36 आ गया, नेक्स्ट नोबेल गैस का Z के बराबर आ गया, तो ये ओबे कर रहा है। अदरवाइज नॉट। अगर Yes, sir. CMI का EN कैलकुलेट करने के बाद वो जो वैल्यू है वो नेक्स्ट नोबेल गैस के Z एटॉमिक नंबर के बराबर आ गई। और शायद आपको पता हो, एक चैप्टर हुआ करता था पी ब्लॉक एलिमेंट, वहां हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन के एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 है। इनमें से किसी के बराबर, मान लो कोई आपके पास 4th पीरियड का ना हो कि 5th पीरियड का मेंबर है, तो अगर उसका EN 54 आ गया कैलकुलेट करके, तो ओबे कर रहा है EN, नहीं तो नहीं कर रहा। कोई कैडमियम मेडियम का कंपाउंड बनाओ, कैडमियम ने अगर 54 EN कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फेल है। लो जी, मैं आपको प्रैक्टिस पे लेके चलता हूं। यहां मैं एक पेज ऐड कर देता हूं, K3FeCN6। मुझे इसका EAN निकालना है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर आई थिंक 26। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पता लग रहा हो तो अच्छी बात है, 3 Yes. प्लस 6, 2 इंटू 6 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35। तो ये होना किसके बराबर चाहिए था? Yes, sir.
36 होना चाहिए था ना यार। Yes. तो ये तो नहीं हो रहा, तो ठीक है, ओबे नहीं कर रहा। K4FeCN6 बोलो भाई, कैलकुलेट करो ना। Does not obey. नहीं ओबे कर रहा। आयरन 26 नंबर पे आता है, Yes. ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, Yes. +2 × 6 हो गया, 24 + 12 हो गया, 36 हो गया, जो कि जेड ऑफ द ए आर है, सॉरी के आर है। तो आप कह रहे हो ओबे नहीं कर रहा, मेरी कोडिंग तो ओबे कर रहा है। 2 नहीं मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, 2 नहीं मल्टीप्लाई किया। तो नहीं लिगेंड के साथ तो करना पड़ेगा, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग हो रही है ये तो। Yes sir. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 2। पर एक बॉन्ड बनने में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। Yes. सर हाँ जी, सर किसका Z कंपेयर करना, मतलब 36 के साथ किसका Z कंपेयर करना? नेक्स्ट नोबेल गैस का। आयरन के बाद कौन आ रहा है 36 नंबर पे? आयरन 26 नंबर पे है। उसी पीरियड में कौन पड़ा हुआ है लास्ट में जाकर 36 नंबर पे? नेक्स्ट नोबेल गैस, नेक्स्ट आयरन के पीरियड में नेक्स्ट नोबेल गैस, मतलब आयरन के बाद अगली नोबेल गैस कौन आ रही है? आयरन के बाद नेक्स्ट नोबेल गैस कौन आ रही है? ये देखो क्या लिखा है, इफ En इज इक्वल टू जेड ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस ऑफ CMI। CMI की नेक्स्ट नोबेल गैस कौन है? CMI कौन है 26 नंबर पे? पीरियोडिक टेबल का आइडिया तो होगा, पीरियोडिक टेबल का। यस उसमें जो फोर्थ पीरियड में 26 नंबर पे आयरन है, 30 नंबर पे आपका जिंक है, 31 नंबर पे गैलियम है, 32 नंबर पे जर्मेनियम है, 33 नंबर पे आर्सेनिक है। क्लियर ना? आगे चलते चलते 34 नंबर पे सिलीनियम है, 35 नंबर पे ब्रोमीन है, 36 नंबर पे 36 नंबर पे Kr है, क्रिप्टन। तो उस पूरे पीरियड में जो 26 के बाद अगला नोबेल गैस है, अगर उसके बराबर En कैलकुलेट हो गया तो वो En ओबे कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। ये बोलो भाई, Yes. कुछ पता चला? यस इसका कैलकुलेट करना EAN, इट इज NiCO होल 4। ध्यान नहीं दे रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा आपके साथ क्लास पढ़ाने में ना। जहां इस चैप्टर में इतना जोश होना चाहिए, एक लाइन लिखी थी आपने ध्यान ही नहीं दी। डस नॉट ओबे आएगा सर। अरे क्या लिखा है भाई, ये तूने पढ़ा नहीं, डजंट ओबे आएगा। जशन क्या लिखा है, कार्बोनिल नाइट्रोसिल ऑलवेज ओबे। ला ये देख क्या लिखा है। तुम्हें तो इसको ट्रिक फॉर्म में गेम खेल लेना चाहिए था। और डजंट ओबे क्यों आ रहा है, चल बता मुझको क्यों आ रहा है, काउंट कैलकुलेट करके बता। निकल कौन से नंबर पे आ रहा है? 28 हाँ, और 2 × 4, 28 × 8 कितने हो गए? 35 या 36? 36. 36 हाँ, 36 निकल के बाद का अगला मेंबर कौन है तेरे पास? नोबेल गैस उसी पीरियड का भी लिया तो था नाम, जपनूर के लिए नाम तो लिए थे सबके।
कि 28, 29, 30, 31, 32 उसी पीरियड में कौन आगे के आर है, तू कह रहा डजंट ओबे। हाँ भाई, ये देखो FEC होल 5, ओबे। पीछे लिखा ही था नाइट्रोसिल एंड कार्बोनिल से ओबे करेंगे करेंगे। यस। तो अब है कितना पता चल रहा है, इसका EN कितना है। आयरन इज 26 नंबर, आयरन इज ऑन 26 नंबर, आयरन 26 नंबर पे 26 नंबर पे आता है। 36 हाँ, इसका EN 36 आ रहा है यस। और लिटरली वर्ड टू वर्ड ओबे कर रहा है। Yes. लो भाई, उसने कहा जी ऑल डोनेशन कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले। ऑल डोनेशंस कंट्रीब्यूट टू, तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना। व्हाइल NO इज कंसीडर्ड एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, वो मैं बताऊंगा आपको ना नाइट्रोसिल कार्बोनिल में कैसे आपने काम करना है। अच्छा जी, फॉर पाई डोनर्स द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन डोनेशन फॉर अ पर्टिकुलर लिगेंड आर टू बी कंसीडर। फॉर एग्जांपल मेरे साथ रहना, एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से बच्चे ने, Fe C5 H5 होल ट्वाइस इट इज बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, आपको पता है ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस। एक ही चैप्टर तो बचा है, डीएन हैप्लोक एलिमेंट, इसका मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आप तक 12वीं वाली तो एटलीस्ट हमने पास कर ही दी है ना आपको। वो मैटर है कि बच्चा उसको सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्लियर ना। तो उसके लिए तो मेरा कंट्रोल खत्म है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसमें तो। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनको तो मैं पढ़ा सकता ही हूँ। एरोमेटिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब उसने क्या कहा, अगर कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, पूरा के पूरा इससे बॉन्ड बना रहा हो, मैंने बच्चे को इसका स्ट्रक्चर भी आज बना के बताया था, अगर मैं पिछली स्लाइड पे चला जाऊं वो बच्चे को दिख ही जाएगा। तो आपके पास आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन है, जेड का वैल्यू 26 है, चार्ज इस पे +2 है तो वो तुमने 2 घटा दिया, 24 हो गया। प्लस हाउ मेनी कोऑर्डिनेट bonds are here 2 and how many electrons are contributed by each ligand 6 6 6। तो 6 इंटू 2 है, 2 इंटू 6 नहीं है, 6 इंटू 2 है। जो तुम्हारा फॉर्मूला था ना उसमें क्या था, 2 तो था इलेक्ट्रॉन का नंबर और Yes. आगे था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 ही है, बट कंट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन्स का कर रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल 6 का। तो Yes. अब 24 + 12 36 हो गया, यो भी कर रहा है। Yes. अब नीचे पड़ा हुआ है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, जितने दिख रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया वो। यस। अब इसके नीचे जो पड़ा हुआ है इज अ, तरीका देखो क्या है। अगर उसके लिखने का स्टाइल बड़ा बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेवल 2 में क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है इसके अंदर ना, लिखने का तरीका। अगर इसी साइक्लोपेंटाडाइनाइल को अगर आपने इसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में मैंने लिखा है ना, मतलब इसको आपने लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर आपने सिंपल इसी फॉर्म में लिख दिया तो बस ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी कॉन्ट्री करेगा, ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिखने के तरीके से भी फर्क पड़ता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तब है जब आप लोगों को ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मिलते हैं तब। इसकी थ्योरी हमारे सिनॉप्सिस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे आरपी असाइनमेंट बुक में खासकर इसके क्वेश्चन है। तो थ्योरी पढ़ोगे नहीं, बुक के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, तो थ्योरी डाल दी है मैंने इसके अंदर कि अगर आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल को एरोमेटिक फॉर्म में लिखकर बॉन्ड बनवा रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसी साइक्लोपेंटाडाइनाइल को अगर वो विदाउट एरोमेटिक शो किए हुए रिंग बनाए बिना सिंपल माइनस की तरफ से एक एरो खींच रहा है तो समझ लेना उसका 2 पाई। लिखने का तरीका जो रहेगा, Yes. इसके लिखने का तरीका पता है क्या है, पहले वाले का ये ऐसा है, रिंग की तरफ से ऐसे डोनेट कर रहा है, जबकि दूसरे वाले के लिखने का तरीका रिंग की तरफ से नहीं, माइनस की तरफ से एरो दिया उसने, बस ये एरो पहचानना है आपको।
और ये 100 में से एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, लेकिन एक दो भी तो तंग कर देंगे जब अटेम्प्ट नहीं होंगे। और ये प्रोपीन है, इसका उसने प्रोपीन का आपने प्रोपीनाइल बना रखा है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा है नहीं इसके अंदर ना। यस फिर ये कैलकुलेशन कर रखी है Mn2CO होल 10 के अंदर। ये तो ऑलवेज वो भी करेगा ही करेगा, देखो 36 आ रखा है, यस ठीक है ना। दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड, वो डेल्टा बॉन्ड, चलो वो तो हम बाद में देख लेंगे। और ये फिर आगे एग्जांपल्स है। और अगर आप कल काम करना चाहते हो तो इसको होमवर्क के फॉर्म में ले लो, मैं भेज दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर अभी खींचा यार अभी ले लो, नहीं तो आपके पास नोट्स आ ही जाएंगे। क्लियर ना, ये सारे के सारे सोल्व कर लेना, क्रोमियम का, आयरन का, इन कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी। और हाईएस्ट टाइम पीरियड इसमें 15 मिनट लगेंगे अगर सारे सोल्व करना चाहते हो आप तो। और जैसे जपनूर ने पूछा था नेक्स्ट मतलब क्या, ये देखो 36 36 36 36, क्योंकि इसका एलिमेंट क्रोमियम, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है। और जैसे ही तुम्हारी 5th पीरियड का आया, 5th पीरियड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 46 नंबर वाला पीडी आया, तो उसको जीनोन का टारगेट दे दिया, क्योंकि 46 का नेक्स्ट 54 होएगा। प्लेटिनम 78 नंबर पे आता है, उसको नेक्स्ट टारगेट 86 का दे दिया। तो जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उसका नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस एटॉमिक नंबर अगर मिलता है उसको, तो ईएन ओबे कर रहा है, अदरवाइज ईएन ओबे वो नहीं कर रहा। ये तुम्हारे नाइट्रोसिल और कार्बोनिल्स का सिज्विक रूल है, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितने भी कार्बोनिल्स नाइट्रोसिल्स हैं वो सारे के सारे ईएन ओबे करते हैं। और अगर कोई ईएन ओबे ना कर रहा हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बन जाता है उस पीएफ पे। ये तो आपको बता ही दिया था ना कि अगर आपके पास FeCO होल एक्स हो, क्लियर, तो इस x की वैल्यू कितनी हो। अब बच्चे कहेंगे सर हमें तो इतना गारंटी है कि ये ईएन ओबे करेगा ही करेगा, इसका ईएन कितना आना चाहिए 36, ये 26 लिख दिया। ये x इंटू, इसकी वैल्यू नहीं पता ना हम लोगों को, Yes. क्लियर, ये x इंटू यहां पर 2 लिख दिया, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना ईच, 36 लिख दिया। और यहां 2x बराबर क्या हो गया 10 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो नाइट्रोसिल एंड कार्बोनिल्स ऑलवेज ओबे द ईएन रूल। अगर वो ओबे नहीं कर रहे हो तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बन सकते हैं। मान लो किसी का ईएन 37 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 36 कर लेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो क्या हुआ रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कर लेगा। इनऑर्गेनिक एक बुक के पहले पेज पे क्वेश्चन है, उसने पूछा हुआ आउट ऑफ द 4 विच कार्बोनिल बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग, तो सबके ईएन निकाले। जिसका ईएन मेटल के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट नोबेल गैस से ज्यादा या कम हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो डोनर हो जाएगा, कम हो गया तो एक्सेप्टर हो जाएगा। एक्सेप्टर मतलब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिडक्शन है। पिछली बार शायद मैंने गलत बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब रिडक्शन है, डोनेट करना मतलब ऑक्सीडेशन है। Yes. तीसरी थ्योरी है भाई, थर्ड थ्योरी ऑफ द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की तीसरी थ्योरी है, मैं वीबीटी की बात नहीं कर रहा, मैं इससे भी दमदार थ्योरी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हमारा हाथ आएगा किस पर, वीबीटी पर। तो अब यूं मान के चलो इस चैप्टर का बैकबोन पढ़ने जा रहे हो आप लोग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू कर रहा हूं, भी ध्यान से सुनना और समझना, इसे मुझे सुपर स्लो स्पीड से चलना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, ठीक है जी। साइंटिस्ट का नाम लिखने की कोई नीड नहीं होती है वैसे, लेकिन फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर सब्जेक्टिव पेपर आ रहा हो तो उसके अंदर थोड़ा इफेक्टिवनेस आ जाती है।
नंबर 2, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। लो जी, CFT है क्या? इसमें धीरे ही चलना पड़ेगा बच्चे, तब तक आप रिवीजन करते रहना जब तक ये खत्म नहीं होती है ना। पूरे की पूरे आइसोमरिज्म का रिवीजन कर लेना, स्ट्रक्चरल वाले का, नोमेनक्लेचर का रिवीजन कर लेना, टर्म्स का रिवीजन कर लेना, और प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी वाले वर्नर का रिवीजन कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे EN रूल का रिवीजन कर लेना। EN का 98% पार्ट तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन जहां कार्बोनिल नाइट्रोसिल फंस गए तो वहां तुम पहले सोच के चलो ये NO करेगा। फिर भी अगर ऊपर पूछा कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है तो कैलकुलेट कर लेना एक बार। अगर ज्यादा आ रहा हो 36 से 37 आ रहा हो तो डोनेट कर देगा। डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑक्सीडेशन बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर ना? 4 थ्योरी में से सेकेंड लास्ट थ्योरी है जो इस चैप्टर का बैकबोन है, इसको बोलते हो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ द मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब कहीं ना कहीं एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग, वह आयोनिक बॉन्ड है, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके अकॉर्डिंगली वो आयोनिक नेचर के है नहीं है वो अलग बात है। इसने कहा ये बात CFT ने। फिर देख ले, CFT is an electrostatic model which consider the metal ligand bond to be ionic। तो थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं, metal ligand bond is ionic according to CFT। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इस थ्योरी ने इसको आयनिक माना और यही इसका ड्रॉबैक भी है पीछे जाकर। ठीक है जी। अराइजिंग प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लीगेंड, ये बात हमने लिख दी है। चौथे नंबर पे आ रहे हैं जो लीगेंड्स है ना, ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायन। अगर वो एनायन है तो उसको पॉइंट चार्ज के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हो, लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तो उसको आप कंसीडर कर रहे हो एज द डाइपोल। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए हमारे पास काम हो जाएगा। ये नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है, आपके 12वीं के टर्म 1 के लिए तो नहीं बन सकता, लेकिन टर्म 2 के अंदर बन सकता है कि 4 आप इसके पोस्टुलेट्स लिखो तो उसके अंदर नंबर 1 आप लिख सकते हो कि जो इसका लीगेंड है और मेटल है उसके बीच में आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया इस भाई ने, और नंबर 2 अगर वो आयोनिक लीगेंड है, अगर वो आयोनिक लीगेंड है तो उसको उसने कंसीडर कर रखा है आयनिक लीगेंड को एज द पॉइंट चार्ज, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसको डाइपोल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। The arrangement of the ligands around the central metal ion is such that the repulsion between these negative points are minimum। वो तो वाइब्रेशन का रूल है। Ligands should be arranged, ligands should be arranged in such a way the repulsions should be least। ये जो ligands है ना वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम, कोशिश पूरी करेंगे। और ये हाइब्रिडेशन का रूल भी है, अगर 2 बॉन्ड बनते हो तो हाइब्रिडेशन बोलता है 180 पे लगा दो, 3 बनते हो तो कहते जी 120 पे लगा दो, जगह ही नहीं। अब 4 बनते हो तो कहते जी 109 पे लगा दो, और 5 बनते हो तो 3 120 पे, 2 90 पे लगा दो। 90 वालों की थोड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, 90 वालों की थोड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, जैसे S8 में और S6 में हुआ था, बताया था आपको। S8 में एंगल बढ़ गया तो लेंथ कम हो गई, S6 में एंगल कम हो गया तो लेंथ बढ़ गई, रिपल्शन को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। लो जी, आपके पास ना 5 d ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे बच्चों को पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। शुरू करें। यस d ऑर्बिटल्स आपके पास 5 है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और शायद आप में से काफी बच्चों को यह भी पता होगा कि ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, और ये दोनों
अलोंग द एक्सिस होते हैं, शेप इनके। यस। अब इसी सिक्स्थ पॉइंट से रिलेटेड ये बात, 5d ऑर्बिटल्स आर आइसोलेटेड इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन, मतलब फ्री पड़ा हो, कोई लीगेंड विगेंड नहीं आ रखा हो, हैव द सेम एनर्जी। तो इस बात को मैं ऐसे बोल रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, इसी का दूसरा फॉर्म, इन आइसोलेटेड एटम और आयन, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड पहला फॉर्म, और इन आइसोलेटेड एटम और आयन, इसी का तीसरा फॉर्म, इन द गैसियस स्टेट ऑफ CMI, all d orbitals are in the same energy level। और शायद आप में से एक दो बच्चों को पता हो, सबको भी पता हो सकता है, जब एनर्जी लेवल सेम हो तो उसको एक नाम देते हैं हम लोग, डी जनरेट ऑर्बिटल। चैप्टर का नाम अगेन केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर किसी की एनर्जी सेम हो और बराबर लेवल पे पड़े हो, अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो, बराबर लेवल पे पड़े हो, तो उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इस पैराग्राफ को पढ़ ले, 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड एटम ion or same energy state, the degenerate orbital is maintained if a spherical symmetry field of negative charges surround the metal atom। मेरे कहने का मतलब मैंने सिंपल वर्ड्स कर दिए, अगर लिगेंड नहीं आया, अगर वो गैसीय स्टेट में पड़ा हुआ है CMI, तो जितने भी d ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी लेवल पे है, उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन but in complexes the ligand field is asymmetrical and degenerate d orbital is split। वो मैंने अभी आपको बताना है, पहले तो मैं आपके दिमाग में इतना सेट कर दूं कि जो तुम कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हो उसको CFT के अकॉर्डिंगली अगर समझाना है, आपने बॉन्डिंग समझानी है। पहला तरीका था वर्नर थ्योरी, दूसरा तरीका था आपके पास EN रूल। ये दोनों बेचारे को ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए, वो बस स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी समझाने के चक्कर में रह गए। एक्चुअल बात तो समझा ही नहीं पाए कि टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऐसा कुछ नहीं समझा पाए वो। तो ये CFT में दो साइंटिस्ट एफर्ट कर रहे हैं। इन भाइयों ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है ये, CMI और लीगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा बोला इन्होंने। ये इसका ड्रॉबैक भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन बेस्ट थ्योरी है ये बॉन्डिंग को समझने की बेस्ट थ्योरी है। और इसको करते ही VBT आपके हाथ में वैसी आ जानी है, इसको करते ही VBT आपके हाथ में अपने आप ही आ जानी है। उसके बाद अगर ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल करोगे ना तो और आसान हो जाएगी। वैसे जनरली मैं ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पहले कराता हूँ, मेरे बुक के क्वेश्चन ना उसमें थोड़ा सा टच है हाइब्रिड स्टेट का, तो इसलिए फिर मैंने उसको सेकंड राउंड पे रख लिया है, फिर आपको फायदा भी हो जाएगा इसका। तो लीगेंड अगर एनायन है तो पॉइंट चार्ज है, न्यूट्रल है तो डाइपोल है। लीगेंड ऐसे अरेंज होना चाहिए कि उसके बीच में रिपल्शन कम हो, ये तो हमें पोलिंग भी बता गया था हाइब्रिडेशन के अंदर। फिर d ऑर्बिटल 5 है। अगर लीगेंड ना हो या आइसोलेटेड एटम या आयन हो, इन गैसियस स्टेट में हो CMI, तो d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो वर्डिंग क्या थी, the 5d orbitals in an isolated gaseous atom or ion have same energy, degenerate। this degeneracy is maintained if a spherical symmetrical field of negative charges surround the CMI। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, ऐसा होता नहीं ना, क्या होएगा, but complexes, in the complexes a ligand field is asymmetrical and degeneracy of d orbital is split due to ligand electron and metal इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो मैं अब इसको नेक्स्ट नंबर दे रहा हूं, जो भी नंबर था मेरे पास, 8वां नंबर। लो जी, ये लिखा जी मैंने, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब जब लीगेंड इसको अप्रोच करेगा, लीगेंड अप्रोचेस, ठीक है ना, अप्रोचेस द CMI, तो जो डीजेनरेसी है
वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब। और डी ऑर्बिटल्स अपने आप में लिगेंड के साथ रिपल्शन, क्योंकि भाई डी ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और लिगेंड भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑर्बिटल तो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। डी क्या, एस हो तो भी, पी हो तो भी, एफ हो तो भी, तो क्लाउड ही है। अब वो लिगेंड के साथ में रिपल्शन 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 करेगा, तो इससे क्या होएगा, इससे ये होएगा कि डीजेनरेसी आने से, डीजेनरेसी डिस्टर्ब होने से ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो फर्दर क्या बोलूंगा, डी ऑर्बिटल्स, यहां लगा रिपल्शन और यहां ये स्प्लिट हो गए। अब इन स्प्लिटिंग को शो करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, लेकिन आपके दिमाग में 30 सेकंड में सारी बातें एक बार फटाफट डाल देता हूं, जिससे इस थ्योरी को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। सीएफटी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, मेटल लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है, लिगेंड अगर एनायन है तो पॉइंट चार्ज है, अगर न्यूट्रल है तो डाइपोल है, लिगेंड को ऐसे अरेंज होना चाहिए कि रिपल्शन कम हो, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के हैं, बराबर एनर्जी लेवल पे हैं, जब लिगेंड नहीं आ रहा हो, आइसोलेटेड एटम हो, गैसियस स्टेट हो, जब इसको लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, डीजेनरेसी डिस्टर्ब होने से भाई सब स्प्लिट हो जाएंगे। और कैसे स्प्लिट होंगे वो मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये अगला मेरे पास है 9 नंबर। डी ऑर्बिटल्स के नाम तो मैंने लिखे थे, अब इसमें T2G और EG करके दो नाम है। T2G वो है जो इन बिटवीन एक्सिस है, DXY YZ XZ, और EG वो है जो अलोंग द एक्सिस है, DX² - Y² DZ²। T2G वो है जो XY YZ XZ है, और EG वो है जो X² - Y² DZ² है। G का मतलब जीरेड है, यहां पर जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, जर्मन वर्ड है, चाहे तो अभी गूगल ट्रांसलेटर पे डाल के जीरेड लिख लेना, उसका सिंपल मतलब वो निकाल के दे देगा आपको। क्लियर ना। तो डी ऑर्बिटल दो टाइप के, वैसे तो पांच 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 हैं टोटल। कितने डी ऑर्बिटल आप बोलोगे, 5 है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसमें से जो 3 है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इन बिटवीन एक्सिस है। देखो ये इन बिटवीन एक्सिस है, इन बिटवीन एक्सिस। अगर 11वीं क्लास में नहीं पढ़ पाए तो भी ध्यान दे लो, अगर 11वीं क्लास में नहीं पढ़ पाए तो ध्यान दे लो कि ये सारे के सारे इन बिटवीन एक्सिस है, और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो अलोंग द एक्सिस है। बोलो जी, यस कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन करो। Yes. अब होएगा क्या, ज्यादा रिपल्शन पता है कब होता है, जब कोई भी लीगेंड, कोई लीगेंड ने तो एक्सिस पे आना है, बीच में